जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो है जिसमें कठिन कॉन्सेप्ट को लिया गया है। अगर पेडागोजी से आपको डर लगता है तो 25 ऐसे महत्वपूर्ण कठिन कॉन्सेप्ट आपको हम करा देंगे 10 मिनट के अंदर कि भैया पेडागोजी का सारा डर खत्म हो जाएगा, छू मंतर हो जाने वाला है और आसानी से अपने एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट क्विक रिवीजन स्मार्ट वीडियो आपके नाम समर्पित रहेगी आपको आपके एग्जाम को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन कि डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो खेल होता है, बच्चा खेल क्यों खेलता है, क्यों निभाता है, लेकिन एक के अलावा पूछा है। ये कठिन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एक नहीं है वही बताना है, बाद बाकी 3 है। वे अपने शरीर में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। पता है आपको कि खेल जो है बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास करते हैं। आपको यह भी पता है कि वो शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, क्या यह हो सकता है? या फिर वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, यह भी सही है। लेकिन आंसर सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसी के अलावा पूछा गया है क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो निगेटिव आंसर है। भैया खेल के लिए क्या सुखद तरीका होता है? खेल तो तब खेलते हैं हम जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं और हमारा सामाजिक विकास भी हो जाए, खेल के मैदान में भावात्मक विकास भी हो जाए, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा छोटा करते हैं, कठिन क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? भाई एजुकेशन क्या है? खुद ही में एक लाइफ का हिस्सा है, खुद ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें या जीवन सच्चा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि आपसे पूछ रहा है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शिक्षा स्वयं ही अगर लाइफ का हिस्सा है तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, बिल्कुल सही बात है। यहां पर आप देखिएगा जीवन सच्चा शिक्षक है, ये तो छोटी सी अवधारणा है। यहां निगेटिव आंसर ये है, ये लंबे समय तक कोई जारी करने से बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेता हूं दोस्तों, तीसरा नंबर। एकाधिक बुद्धिमानी का एक सिद्धांत है जो आपको पता है। जो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, ये साफ साफ क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। अब अगर आप निकाल पा रहे हो या निकाल पा रही हैं तो ये आपके ऊपर है। एकाधिक का मतलब होता है एकाधिक यानी एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान था कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। किसी भी तरीके की, अलग अलग तरीके की, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके की बुद्धि हो सकती है। जैसे बहुकारक सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, एक बुद्धि का सिद्धांत बिने के द्वारा दिया गया है ना। इसी तरीके से दोस्तों कई सिद्धांत आए हैं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर आपका कॉन्सेप्ट ये रहा और आपसे कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? लॉक कीजिएगा। बच्चों में अधिगम का मतलब होता है कि लर्निंग, सीखना। सीखने में बच्चे को किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे, किस तरीके से आप सुधार करेंगे, लॉक किया जाए। बताइए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करोगे तब बच्चे में सुधार होगा, तब बच्चा सीखेगा। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके सिखाओगे या व्याख्या करवाओगे। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियां होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से एक दूसरे से क्या करना है? बातचीत में मदद करनी चाहिए। अच्छा, पूरा ऑप्शन नहीं दिखाया है, अब देख लीजिए आंसर क्या होगा। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? तो आप देखिए, व्याख्या करने वाला ऑप्शन तो कभी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी भी बढ़िया आंसर है, हो सकता है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियां होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित, परीक्षा नियमित मूल्यांकन करने से, नियमित एवोल्यूशन अगर आप करोगे तो बच्चे के ऊपर एक प्रहार होगा, बच्चे के ऊपर डिप्रेशन का शिकार होगा, आदि होगा और प्रेशर झेल नहीं पाएगा। आंसर डी होगा, क्योंकि वास्तविक परिस्थितियों से अगर आप जोड़ देते हो तो इससे बेस्ट नहीं हो सकता है कुछ भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, स्क्रीन पर ये रहा। 5 नंबर आपसे पूछ रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिएगा, पोल भी लगा है।
आंसर बताएंगे दोस्तों। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह है दोस्तों क्यों? क्योंकि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित का मतलब होता है ट्रांसफर। एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं बातचीत के माध्यम से, नहीं आ रहा है दूसरे से पूछेंगे। और जो अनुशासन होता है वो मॉनिटर करने में होता है, इसलिए सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। रटना, निर्देश देना, ये सब निगेटिव आंसर हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर। 25 कॉन्सेप्ट, तगड़े कॉन्सेप्ट हैं आज, मजा आ जाएगा। अति संवेदनशील बालकों को या बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? बताइए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? आपको जवाब देना है। एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, या बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अच्छा, तरीका नहीं है। तरीका नहीं है तो बहुत आसान है। अगर आप फटकार लगा देते हो तो आप शिक्षक ही क्यों हो भैया? सिंपल सी बात है, कौन सा तरीका नहीं है? अगर आप फटकार लगाते हो तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता, यही आपको नहीं करना है। बच्चे को आप फटकार नहीं लगा सकते, बच्चे को आप डांट नहीं सकते, बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते, अनुशासित नहीं कर सकते डंडे के प्रहार के बल पे, ठीक है ना? आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर आपके स्क्रीन पर एक चैप्टर का नाम है दोस्तों, यहाँ पर कुछ कक्षा और कुछ संगीत से, कुछ ध्वनि से कुछ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो एग्जाम में हर बार सीटेट में पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा के। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ठीक बात, बुद्धि जो है उच्च स्तरीय थी। जवाब दीजिएगा, लॉक कीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। मैं कहता हूं कीबोर्ड पर बात हो रही है तो संगीत में हो जाएगा। बच्चा यार मधुर ध्वनि बजा रहा, ध्वनि का मतलब है कि उसको म्यूजिक से जोड़ा जाए, और म्यूजिक से जोड़ा जाए तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? आपको जवाब देना है। अरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपसे कह रहा है कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा है। आपको पता है कि 4 अवस्थाएं पियाजे ने दी हैं, जन्म से 2 साल की है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दूसरी अवस्था है 2 से 7 साल की है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल की है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर की है। अब आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 2 से 7 साल का है तो आंसर ए नहीं सही रहेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ए सही रहेगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक एज ही कहीं ना कहीं 2 से 7 साल को इंडिकेट कर रही है, और इसी में बच्चा बड़ा होता है, इसी में बच्चा वस्तु स्थायित्व की बात करता है, इसी में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखना शुरू करता है। आंसर हमारा ए चला जाएगा। पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। चलिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप नवीन जानकारी को पुरानी जानकारी में शामिल कर रहे हो, क्या अनुकूलन कहलाएगा, आत्मसातीकरण कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा, अहम केंद्रित कहलाएगा? देखिए दोस्तों, आत्मसातीकरण नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा कि अगर कोई पुरानी अवधारणा है उसमें नई अवधारणा को जोड़ रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सामंजस्य बैठाल रहे हैं, और सामंजस्य बैठाल रहे हैं तो आंसर सी हो जाएगा, समायोजन कहलाएगा। आंसर सी लॉक हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाया है क्या? कमेंट कीजिएगा। और बुद्धि का सिद्धांत दिया दोस्तों, उन्होंने कहा कि कई तरीके की बुद्धि होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि दोस्तों हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा टैलेंट होता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, इसलिए बुद्धि का सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के साथ चला जाएगा। ठीक है। 11 नंबर देखिएगा। कठिन कॉन्सेप्ट के तहत कह रहा है आपसे कि पूर्व प्राथमिक स्तर में, क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं। हतोत्साहित का मतलब होता है परेशान करना। वे ऐसा डॉट डॉट की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। बच्चों की बात करें, खोज अगर कह दिया जाए बच्चों से कि हाँ बेटा करके सीखो, तो बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। जब उनको परेशान किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षा को कम करने में क्या हो जाएगा, अपनी अपेक्षा को कम करने के अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात, कक्षा के साथ संबद्ध होने गलत है, कक्षा में अव्यवस्था ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे को कभी निगेटिव नहीं लेना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपनी अपेक्षा को कम करने के लिए ऐसा होता है कि वो व्यथित हो जाते हैं। 12 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है।
विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको 17 से 18 प्रश्न मिलेंगे हर पेडागोजी में। पूरी पेडागोजी को मिला के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सा सत्य है, कौन सा संगत है, कौन सा ठीक है, कौन सा सटीक है, कौन सा वर्णन सही नहीं करता है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना विकास में बाधक है, गलत है। विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित रहता है, गलत है। प्रभावित रहता है, ये होना चाहिए। हमें पूछा है सत्य बताना है। निश्चित तरीके से सीखते हैं, अरे हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, निश्चित तरीके से कैसे सीखता है? क्या कोई मशीन लगी है, बटन दबाए सीख गए? आंसर डी हो जाएगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आप बताएंगे, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थी के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं? कमेंट कीजिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, डी, सी क्या होगा? 13 नंबर का जो आंसर है पोल के अकॉर्डिंग बताएंगे दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों पूरा करता है कि समझने के लिए क्या शिक्षार्थी जो सीख रहे हैं वो योग्य हैं या नहीं। ठीक है ना? तो व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि हम और आप एक दूसरे से कैसे अलग हैं। समझ में आया? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, अनुभूति तो नहीं करा सकते। खाई को कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आंसर हमारा फिलहाल डी ही माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में आप कौन से कथन को सत्य मानेंगे? कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। क्या यह होगा? समवयस्कों और पितृैक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज आप यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, क्या है यहां पर अगर देखा जाए, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। चलिए ऑप्शन नंबर सी तक बताइए आप, थोड़ा सा वहां पर मिसप्रिंट हुआ है, ए बी सी बताएंगे। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आनुवंशिकता और एक वातावरण, इसको हेरिडिटी कहा जाता है, इसको एनवायरमेंट कहा जाता है। 50% होते ही नहीं, ये गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 50-50% होते हैं। वातावरण का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, आनुवंशिकता इफेक्ट तब डालता है जब उसके माता पिता के गुण उसके बच्चे के शरीर में आते हैं। समवयस्क और पितृैक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है कि भाई एक साथ परिचालित नहीं होते, जबकि आपको पता है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ ही आते हैं। चलिए 15 नंबर देखिएगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निर्धारण आप किस तरीके से करेंगे? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निर्धारित यानी निर्धारण है, यह होना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्यान के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता देना या ना देना, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान। आपको पता है दोस्तों कि देखिएगा कि अगर आप दत्त कार्य दे रहे हो तो उसका मतलब नहीं बन रहा है, ये बोझ ही डाल रहा है। अब सहायता ना करना ये निगेटिव है। आप किसके लिए हो? बच्चे के लिए, आप पढ़ाने के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए है ना। बच्चे के लिए अध्यापक क्या है? सुलभ करता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो आंसर है वो डी आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, जेडपीडी का सिद्धांत यही कहता है, इसके फोल्डिंग कहता है कि बच्चे के लिए जो अस्थायी सहयोग है ना, सहयोग वर्ड अगर आ जाए तो समझ लो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जेडपीडी के सिद्धांत से हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लें। 16 नंबर पर आएंगे। 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है? शारीरिक रूप से अगर सक्षम बच्चे हैं, अच्छा सक्षम बच्चे हैं, कमेंट कीजिएगा। हाँ, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डिसग्राफिया हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं। लिखने की अक्षमता से तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, लिखने की अक्षमता से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन अगर शारीरिक रूप से सक्षम और बताए ना कि इसमें किसमें सक्षम और अक्षम पूछ रहा है तो डिसग्राफिया आप मारिएगा। मैं आपको बता देता हूं, एक डिसकैलकुलिया होता है जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, डिसग्राफिया होता है जो बच्चा लिख नहीं पाता,
डिस्थीमिया होता है जो बच्चा तनाव लेता है, एक होता है डिसकैलकुलिया होता है जो बच्चा गणितीय संक्रियाओं को करने में बहुत कमज़ोर होता है। ये याद रखिएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? बताइए दोस्तों। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। ऑप्शन जाएगा भैया किसके साथ? बी के साथ। चलिए 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, सशक्त पूछा है ना इसलिए प्रतिस्पर्धा लगा है। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? यही ऐसे 25 क्वेश्चन है जो आप गलत ज्यादा करोगे क्योंकि कठिन क्वेश्चन है, वीडियो कठिन है। 18 नंबर देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, क्या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत। बिल्कुल सही बात है कि अभिप्रेरित करने के लिए भाई जब आप काम कर रहे हो और संतुष्टि ना व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत संतुष्टि ही ना मिले तो मतलब क्या है। 19 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट का डॉट डॉट जरूरत होना चाहिए। दो ऑप्शन है फिल करना है ब्लैंक्स में आपको। 19 नंबर में क्या ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? पोल में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 19 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा? विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में आप क्या करेंगे कि के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन, ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। आंसर बी होगा। पोर्टफोलियो तो बच्चे के लिए होता है ना, या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या तो बी होगा। बहिष्करण नेगेटिव है और ये दोनों आपके पॉजिटिव है, आंसर बी हो जाएगा। लास्ट के 6 प्रश्न आपके स्क्रीन पर कठिन कॉन्सेप्ट के, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर चारों ऑप्शन दिखाते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? अगर वंचित बच्चे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो किस तरीके से सर्वाधिक जो है ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होगा? ए, बी, सी या डी? चलो ए, बी, सी में बता दो, डी मैं दिखाऊंगा ही नहीं। या मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से देखिएगा। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 देना, मतलब 5 रुपए अगर देने का कोई मतलब है? बच्चे अगर स्कूल आएंगे तो उनको 5 रुपए दोगे आप रोज रोज, तभी आएंगे? नहीं, आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा, अनुमति ना देने को कानून, ये दंडनीय अपराध, गलत है। बच्चों के लिए अगर मैं करूं कि दोस्तों एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा भी गलत है। आवासीय विद्यालय खोल दीजिएगा, इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 21 नंबर देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बोला कि एक बुद्धि जो हो सकती है, या 2 बुद्धि हो सकती है, या 3 बुद्धि हो सकती है। मैंने कहा नहीं, एकाधिक बुद्धि होंगी, बहुबुद्धि होंगी। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? किसके सिवाय, क्वेश्चन में देखिएगा साफ पूछा है कि 3 तो ठीक है लेकिन सिवाय पूछा है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आंसर 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। क्या ये होगा? बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भाई, आंसर आपको देना है, आंसर आपको देना है बी होगा या सी होगा? साफ साफ कह रहा है कि निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर आएगा, कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि जो संवेगात्मक बुद्धि है उससे संबंधित नहीं है। डायरेक्ट कह रहा है नहीं है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नीचे से क्या मतलब है, मैं क्या कह रहा हूं उससे क्या है? निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर लगा दो, पॉजिटिव के लिए पेडागोजी में पॉजिटिव लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन 22 देख लो कि विद्यालय में लिंग भेदभाव का मतलब है कि बच्चे और बच्चियों में अंतर करना। बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना, पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना। मतलब अगर आपको बचना है कि भाई पुरुष और स्त्री या लड़के और लड़कियों में अंतर ना हो स्कूल में, तो क्या करेंगे? विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, कि संगीत के लिए लड़कियां नहीं लड़के अब की बार रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? तब भी तो लिंग भेद हो रहा है, लड़कों को चयन कर रहे हो, लड़कियों को ले ही नहीं रहे हो, और लड़कियों को कर रहे हो तब भी चयन आपका गलत है। समान कर रहे हो तो चलो एक बार ठीक भी है। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका, बताइए 22 नंबर का। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि लिंग भेद भाव से बचने का सर्वोत्तम जो तरीका है 22 नंबर का, वो पुरुष एवं महिला शिक्षकों की संख्या अगर समान आप भर्ती करते हो तो इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। समझ में आया? यही एक तरीका है जो आपको बचा सकता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? कमेंट कीजिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये आपको रूपी मारनी है, स्वनिम मारनी है, क्या मारनी है आपको कमेंट करना है। संकेत प्रयोग विज्ञान मारना है, वाक्य मारना है,
जो बच्चा बी ऑप्शन मार रहा है बता देना चाहता हूँ, बी हो जाएगा। स्वनिम बोलचाल की भाषा जो है उच्चारित रूप से न्यूनतम विशेषता है, जिसके द्वारा किसी कही बात को जो है कही जाने वाले अन्य बातों में अंतर स्पष्ट किया जाता है। बहुत आसान से शब्दों में हमने आपको बता दिया है कि स्वनिम जो होता है ये अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक जो है इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। उनके पास क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन जाएगा ए के साथ निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कोई बच्चा शैक्षणिक दक्षता की बात करता है, इच्छा प्रदर्शित करता है, निष्पादन का मतलब आप समझ रहे हो ना, अपने कार्य को एक बेहतरीन दिशा देना। समझ में आया? इसलिए परिहार क्या हो जाएगा, परिहार यहाँ पर गलत, कार्य परिहार फिर भी गलत, नैपुण्यता। अब देखिए इच्छा प्रदर्शित करने का मतलब ये ना कि हर चीज में निपुण हो आप हो जाओ, ये भी निगेटिव है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुछ किशोरावस्था से लिया गया है कि किशोर का अनुभव यानी किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव। आप बताइएगा आंसर 25 नंबर का क्या होगा, लॉक किया जाए। देखिए किशोर जो होते हैं वो बचपन की बात करें तो बचपन से नहीं, पास्ट से नहीं, वो वर्तमान की बात कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दुश्चिंता, उसको चिंता जो है बहुत ज़्यादा लगी रहती है, इसलिए दुश्चिंता और समायोजन करने में थोड़े से डरावने होते हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप सभी बताइएगा, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सुबह 11 बजे जो क्लास होती है, सुबह 11 बजे क्लास, एक और हम इससे पहले करेंगे क्लास, क्विक रिवीजन स्मार्ट रिवीजन चल रहा है, आप सभी को बता दें। 11 बजे क्लास, दोपहर 3 बजे क्लास, रात्रि 8 बजे क्लास, रात्रि 10 बजे क्लास, ये 4 क्लास हम परमानेंट दे रहे हैं आपको क्विक रिवीजन में, और फटाफट खत्म करवा रहे हैं, सब कुछ खत्म करा रहे हैं, जो पढ़ाना है वही पढ़ा रहे हैं, जो आएगा वही पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करें, अपने 4 मित्रों को जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।